बुधिया एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी बसंती के दिन पूरे हो चुके थे। एक बेटी 3 साल की थी जो हमेशा दादी से चिपकी रहती थी। आधी रात को बसंती दर्द से करहाने लगी। सुबह होते ही बेटी का जन्म हुआ। अम्मा जी, लक्ष्मी आई है, मिठाई खिला दो। ये क्यों नहीं कहती कि बेचारा बुधिया के सीने पर बोझ चढ़ गया। बड़ी लक्ष्मी आई है, एक तो पहले से ही विराजमान है। अम्मा जी, मेरा निछावर तो दे दो और अपनी बहू के खाने का इंतजाम कर दो। बुधिया, जाकर अपनी बीवी को रोटी डाल दे। बुधिया बसंती की कोठरी के पास गया तो उसे बसंती को सिसकने की आवाज सुनाई पड़ी। वो झट से उसकी कोठरी में चला गया। क्या हुआ, क्यों रो रही है? बसंती उसकी आवाज सुनकर जोर जोर से रोने लगी। अरे मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। ये देखो, एक तो बेटी, ऊपर से अपाहिज है ये। तुझे कैसे पता? देखो ना, इसकी हाथ तो हिल ही नहीं रही है। बुधिया कोठरी में जाकर बच्ची का हाथ हिलाकर देखने लगा, पर उसका हाथ तो एक तरफ को झूल गया। इसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और क्या, तू खाना खा ले, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अभी अम्मा को इस बारे में कुछ नहीं कहना। तब तक अरे बुधिया, कहाँ चला गया? जा, मेरी चारपाई धूप में रख दे। तेरी लड़की तो ऐसी चिपक कर बैठ गई है कि कोई काम नहीं करने देती। मैं कब तक इस अंधेरी कोठी में बैठूंगी? मुझे भी तो हवा धूप चाहिए। देख लेंगी तो देख ले, मुझे डर नहीं लगता। बुधिया ने अम्मा की चारपाई धूप में डाल दी। अम्मा, जरा हमारे लिए भी खाना डाल दो, थोड़ा काम से जाना है। भूख तो मुझे भी लगी है, शाम को खाना भी बनाना है, इस बच्ची को भी संभालना है। जरा जल्दी आ जाना। बुधिया ने अपनी बेटी को भी खाना खिलाया। इसके बाद उसको सुलाकर खुद वैद्य जी के पास चला गया। वैद्य जी, हम तो बहुत परेशानी में पड़ गए। एक तो बेटी, दूसरे अपाहिज, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, हर बच्चे अपनी तकदीर लेकर आते हैं। तुम ये तेल ले जाओ, दोनों वक्त मालिश करने से शायद बच्ची ठीक हो जाए। बुधिया ने घर में आकर तेल बसंती को दे दिया। वैद्य जी ने कहा है इस तेल की मालिश से बच्ची ठीक हो जाएगी। तब तक किसके लिए ये दवा की शीशी ला रहा है? अपनी जोरू के लिए? अरे हमने भी बहुत बच्चे पैदा किए हैं, हमने तो कभी वैद्य हकीम से दवा नहीं मंगवाई। बुधिया चुपचाप वहाँ से खिसक गया। अम्मा जान जाएगी कि बच्ची अपाहिज है तो हम दोनों का जीना दुभर कर देगी। वैसे भी बेटे की आस लगाए बैठी थी। बच्ची 1 महीने की हो गई थी। अम्मा जी ने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया था। एक दिन उनकी पड़ोसन मालती आई। अरे बुधिया की अम्मा, बेटी के होने की मिठाई तो खिला देती। काहे जले पर नमक छिड़क रही हो? बेटे की आस लगाए बैठी थी, हो गई बेटी। देखो, 2 ही होते हैं, चाहे बेटा या बेटी, कुछ तो हुआ। काहे मन खराब करती हो आजकल? बिटिया क्या बेटों से कम है? हम तो बिना मिठाई खाए नहीं जाएंगे और बच्ची को भी देखेंगे, उसकी मुंह दिखाई भी लाए हैं। तुम भी ना मालती, बड़ी हठी हो। बसंती, ले आओ बच्ची को। बसंती डर के मारे थर थर कांप रही थी। बच्ची को लेकर आए। मालती उसके लिए फ्रॉक लाई थी। काकी, आप खुद ही पहना दीजिए। मालती ने जैसे ही फ्रॉक पहनाने के लिए बच्ची का हाथ उठाया, हाथ एक तरफ को झूल गया। हाय दैया, बच्ची तो अपाहिज है। इतना सुनते ही, हाय राम जी, इतनी बड़ी हो गई और इन दोनों ने मुझे बताया भी नहीं। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मुझे इस घर में नहीं रहना है, मैं आज ही ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम अपने घर में रहो, मैं ही जाती हूँ। मालती चली गई। तुम दोनों ने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? बुधिया, इस बसंती को इसके मायके छोड़कर आ, वरना मैं ही चली जाऊंगी। ऐसी लड़की पैदा किया है तो मायके वाले भी तो जाने। अम्मा, हमें वहां मत भेजो, हमारी अम्मा जीते जी मर जाएंगी। हमारी भाभी ताने मार मार कर उनका जीना दुभर कर देगी। अरे यहाँ मैं तेरा जीना दुश्वार कर दूंगी। मैं सब सह लूंगी अम्मा, बस हमें घर से मत निकालो। किसी तरह से अम्मा जी उसे घर में रखने को तैयार हुई। वो कभी बच्चे की तरफ आंख उठाकर भी ना देखती। कई बार, बुधिया, इसे ले जाकर कहीं छोड़कर क्यों नहीं आता? बैठकर भीख मांगने के लिए कुछ आमदनी ही हो जाएगी। बसंती फूट फूट कर रो पड़ती।
बड़ी मीनू तो दादी की आंखों का तारा थी, पर रीनू उनकी आंखों की किरकिरी थी। रीनू बसंती को जान से भी प्यारी थी। कभी मुझे कुछ हो गया तो ये तो उसे जान से ही मार डालेंगे। दोनों बच्चियां स्कूल जाती थी। मीनू रीनू का बहुत ध्यान रखती थी, पर अक्सर बच्चे उसे टूटी की बहन कहकर बुलाते। रीनू को तो इस नाम की आदत ही पड़ गई थी। उसकी दादी भी तो इसी नाम से बुलाती थी। माँ, मैं अपाहिज हूँ, इसमें मेरा क्या दोष है? बेटी, किसी का दोष नहीं है, तुम तो सबसे अच्छी हो। बच्ची बड़ी होने लगी। धीरे धीरे वो 14 साल की हो गई। एक बार पुथिया और बसंती खेत में मजदूरी करने गए और बिजली गिर जाने से दोनों खत्म हो गए। हाय हाय, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? अब मैं कैसे रहूंगी? कैसे इन बच्चियों को संभालूंगी? रोते कलपते क्रियाकर्म निपटे। रीनू ने पूरा घर संभाल रखा था। एक हाथ से ही रीनू घर का सारा काम करती थी। मीनू के तो अपने बनाव श्रृंगार से ही फुर्सत नहीं थी। धीरे धीरे 2 साल हो गए। एक दिन रात में, मीनू, मीनू, अरे कहाँ मर गई? प्यास के मारे गला सूख गया है, जरा पानी तो दे दे। रीनू सुन रही थी, पर दादी के डर से उठकर नहीं गई। तब तक रसोई में कुछ गिरने की आवाज आई। रीनू तुरंत भाग कर गई। देखा तो दादी बेहोश पड़ी थी। उनका पूरा शरीर तप रहा था। वो भागती हुई मालती के घर गई। क्या हुआ रीनू, इतनी रात को? काकी, दादी को कुछ हो गया है, जल्दी चलो। सब पहुंचे और दादी को अस्पताल लेकर गए। चेकअप करने के बाद बुखार तेज हो गया है, बीपी बढ़ने से चक्कर आ गया है। मीनू को कुछ भी पता नहीं था। सुबह दादी ने आंखें खोल दी। सामने रीनू को देखते ही, मैं यहाँ कैसे आ गई? तू मनहूस यहाँ क्या कर रही है? रीनू के कुछ बोलने से पहले ही, अम्मा जी खैर मनाओ कि रीनू ने तुम्हारी आवाज सुन ली और तुम्हें अस्पताल ले आई, वरना तुम तो स्वर्ग चली गई थी। जीवन भर उससे नफरत करती रही, फिर भी काम वही आई। मीनू को तो ये भी नहीं पता कि तुम अस्पताल में हो। मनहूस सबको खाकर ही मारेगी। रीनू की आंखों से आंसू गिरने लगी। तभी डॉक्टर नंदिनी आ गई, जो दादी का इलाज कर रही थी। अम्मा जी कैसे हैं? बड़े समय से आपके घर वाले ले आए, वरना पूरे शरीर में फैलीज मार जाता, बुढ़ापा ही बर्बाद हो जाता आपका। और ये बच्ची रो क्यों रही है? प्यार के 2 मीठे बोल सुनते ही रीनू फफक कर रो पड़ी। डॉक्टर, मैं बहुत ही मनहूस हूँ। मेरी दादी ऐसी ही मानती है, क्योंकि मैं अपाहिज हूँ ना। अपाहिज तुम नहीं हो बेटी, अपाहिज हमारे समाज की सोच है। अगर बेटा होता तो तुम्हारी दादी उसे गले लगा कर रखती, चाहे उसकी दोनों टांगे टूटी फूटी क्यों ना हो, क्योंकि वो तो उनके वंश को आगे बढ़ाता ना। क्यों अम्मा जी? वैसे तुम क्या काम करती हो? डॉक्टर साहब, मैं पढ़ाई खत्म कर चुकी हूँ, आजकल घर में बैठी हूँ। कल अपने सारे सर्टिफिकेट लेकर मेरे पास आ जाना। अगले हफ्ते से तुम हमारा अस्पताल ज्वाइन कर रही हो। मैं क्या कर सकती हूँ डॉक्टर? बस अस्पताल के ऑफिस में बैठकर यहाँ की व्यवस्था देखोगी। तुम्हारे जैसे सच्चे और ईमानदार लोगों की हमारे अस्पताल में बहुत जरूरत है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी डॉक्टर साहब। अम्मा जी का सर शर्म से झुक गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दादी की छुट्टी उस दिन हो गई। रीनू की नौकरी लग गई थी। अब दादी रीनू को कभी नहीं डांटती। हीरा एक गरीब, ईमानदार, परोपकारी और मेहनतकश किसान था। उसके खेतों में अनाज की बुआई के बाद फसल के छोटे पौधे भी तैयार हो गए थे। अब उसे अपने खेत के लिए पानी चाहिए था। नन्हे भैया, मेरा एक बैल बीमार है। आप अगर अपना एक बैल मुझे 2 दिन के लिए दे दे तो मैं उसे अपने बैल के साथ जोड़ी बनाकर पूर्वज से सिंचाई कर लेता। ऐसा ना हुआ तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। देखो भैया, अभी तो मेरे ही खेतों की सिंचाई चल रही है, इसीलिए मैं वादा नहीं कर सकता। तुम दूसरे किसी से मदद ले लो तो अच्छा है। हीरा ने दूसरे किसानों से भी बात की, लेकिन सभी लोगों ने कोई न कोई कारण बताकर उसे खाली हाथ वापस भेज दिया। हीरा ने आकाश की तरफ देखा, लेकिन बादलों का कोई नामो निशान न होने के कारण
उसे बड़ी निराशा हुई। वह दुखी मन से घर की तरफ चल पड़ा। उसे रास्ते में दुखिया मिल गया। अरे भैया, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? दुखिया भैया, मैं सिंचाई की चिंता के कारण दुखी हो गया हूँ। बहुत से लोगों से बेल मांगे, लेकिन किसी ने नहीं दिया। अरे भैया, इस दुखिया के होते हुए आप दुखी रहें, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आप मेरा एक बेल ले लीजिए और सिंचाई कर लीजिए। दुखिया का बैल तो मिल गया, लेकिन अब पूर्वट के लिए कुआं खाली नहीं था। एक दूसरा किसान सिंचाई कर रहा था। खजूर से गिरे तो बबूल में अटके। अब क्या किया जाए? सिंचाई के बिना तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। बादल भी दुश्मन बन गए हैं, ना जाने रूठ कर कहाँ चले गए हैं। हीरा ने देखा सामने से बंटा चला आ रहा है। अरे बंटा, तू बहुत भविष्यवाणी करता है। अब बता, पानी कब बरसेगा? हीरा भैया, थोड़ा धीरज रख लो। गोरे बादल आएंगे, जल ही जल बरसाएंगे। तेरे गोरे बादल कहाँ छिपे हैं? उन्हें जल्दी से बुला, मेरा हो जाए भला। बंटा भैया, तुम्हारे खेत की सिंचाई हुई कि नहीं? कहाँ हुई भैया, कुएं पर अब आपका नंबर लगा है। इसके बाद मंगरू का आ जाएगा। यह बंटा देखता रह जाएगा। अरे भाई, सिंचाई बहुत जरूरी है, लेकिन तुम्हारे खेत की सिंचाई उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक काम करो, कुएं पर पुरवट का मेरा नंबर है, वो तुम ले लो। भैया, आपके खेत की सिंचाई भी बहुत जरूरी है, फिर भी आप मुझे अपना नंबर दे रहे हो। आपका दिल बहुत बड़ा है। मेरे भाई, आपस के सहयोग से बहुत सारी बातें बन जाती है। अपनों की दुआएं ही तो काम आती है। कुएं पर हीरा के पूर्वट चलाने का जब नंबर आया तो उसने अपने बात के अनुसार बंटा को मौका दे दिया। पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया था। पूर्वट की रस्सी छोटी पड़ रही थी। हीरा भैया, पानी का लेवल इतना नीचे चला गया है कि अब यह रस्सी छोटी पड़ रही है। आप ही मदद कीजिए। अरे भाई, चिंता मत करो, मेरे घर में बड़ी रस्सी है, ले लो और जल्दी से सिंचाई कर लो। जहाँ चाह है वहाँ राह है। बंटा ने हीरा से रस्सी लेकर अपने खेतों की सिंचाई करना शुरू कर दिया। उसके बहुत सारे खेत थे और सिंचाई में समय भी लगने लगा। अब यह आखिरी खेत है, इसकी सिंचाई हो जाए तो फुर्सत मिल जाए, लेकिन पानी बहुत कम आ रहा है। कुछ देर के बाद बंटा के खेत में पानी तो पूरा मिल गया, लेकिन कुएं का पानी लगभग समाप्त हो गया था। गर्मी का महीना था, कुएं जल्दी ही सूख रहे थे। बंटा, अच्छा हुआ, तुम्हारे सभी खेतों की सिंचाई पूरी हो गई। अब मैं गोरे बादलों का इंतजार कर रहा हूँ। हीरा भैया, मुझे नहीं अच्छा लगा। भगवान करे आपकी भी खेतों की सिंचाई हो जाए। भगवान करे तुम्हारी दुआ लग जाए। अच्छा तो भाई, चलता हूँ। हीरा मन ही मन सोचने लगा कि कम से कम बंटा के खेतों की सिंचाई तो पूरी हुई। अगर मेरी सिंचाई का नंबर पहले लग जाता तो बंटा के आधे खेत ऐसे ही पड़े रह जाते। हीरा यह भी जानता था कि उसके खेतों के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है, अन्यथा फसल बर्बाद हो जाएगी। उसने एक बार निराश होकर आसमान की तरफ देखा और घर चला गया। ए बादलों, कहाँ हो? फसल बर्बाद हो जाएगी, कुछ तो रहम खाओ। इतने में एक सफेद बादल हीरा की खिड़की से घर के पास ऊपर दिखाई पड़ा। वह आश्चर्य में पड़ गया। अरे, ये तो कमाल हो गया, अचानक मौसम बदल गया। मैं एक बादल हूँ। तुम्हारे जैसे नेक आदमी को कष्ट में देखकर मुझे कष्ट हो गया। जिसके इरादे नेक, उनकी राह अनेक। चलो, तुम्हारे खेतों की भी काया पलट कर देता हूँ। हीरा दौड़कर अपने खेतों के पास पहुंच गया और जादुई बादल उसके ही खेतों में पानी बरसाने लगा। इस तरह की सिंचाई देखकर उसका मन झूम उठा। अरे बादल राजा, आपने मुझ पर इतना बड़ा उपकार कर दिया। बेमौसम बरसात करके मेरा पूरा खेत ही भर दिया। मेरे दोस्त, तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। खेतों में तुम्हारे मैं पानी भी बरसाऊंगा।
दूसरे किसानों ने जब हीरा के खेत की सिंचाई देखी तो दांतों तले उंगली दबाने लगे। जब फसल पूरी तरह से तैयार हो गई, तब हीरा ने विचार बनाया कि 2 दिन बाद फसल की कटाई करेगा। इसी बीच वह बीमार पड़ गया। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एक तो गरीबी की मार और ऊपर से मैं बीमार। हे भगवान, क्या सारी तकलीफें हमारे हिस्से में ही आएंगी? अचानक खिड़की से पानी का एक फुहारा अंदर आ गया। हीरा ने देखा, खिड़की के पास जादुई बादल मुस्कुरा रहा था। क्या बात है मेरे दोस्त, बहुत परेशान दिख रहे हो। गरीब किसान हमेशा परेशान ही रहता है मेरे यार। फसल की कटाई हो नहीं पाई। ऐसे वक्त पर बीमारी चली आई। बहुत लाचार हो गया हूँ। यार, मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगा। जादुई बादल ने पानी की फुहार हीरा के ऊपर डाल दी और हीरा भला चंगा हो गया। अरे बादल, मेरे यार, यह तो जादुई चमत्कार। मेरी सारी बीमारी छू मंतर हो गई। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। हीरा चलते हुए अपने खेत के पास पहुंच गया। उसने जब अपने खेत को देखा तो सन्न रह गया। पूरे खेत की फसल साफ हो गई थी। हे भगवान, यह किसने मेरी बीमारी का फायदा उठाकर सारी फसल काट ली? एक दाना भी नसीब ना हुआ। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी सारी जुताई, बुआई, सिंचाई बेकार चली गई। हीरा बड़े दुखी मन से अपने घर लौट गया। उसने दरवाजा खोला और घर के अंदर देखने लगा। अरे, ये अनाज की बोरियां भरी हुई कहाँ से आ गई? हीरा के देखते ही देखते अनाज से भरी हुई बहुत सारी बोरियां एक के ऊपर एक घर के अंदर सज गई। खिड़की के पास जादुई बादल भी दिखाई पड़ा। प्यारे दोस्त, तुम्हारे खेत की फसल के दाने हैं, बोरियों में आ गए हैं। यह लो, एक अतिरिक्त बोरी मेरी तरफ से उपहार है। दोस्त, तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है। जादुई बादल ने एक और फुहार कर उसे उपहार वाली बोरी बरसा दी और वह आकाश में उड़ गया। हीरा ने जब यह उपहार वाली बोरी खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरी बोरी सोने से भरी हुई थी। जादुई बादल ने एक ही झटके में हीरा की सारी गरीबी दूर कर दी, उसे माला माल कर दिया। इस तरह नेक हीरा सत्कर्म करते हुए एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा। शालू नाम की एक बच्ची थी। उसके स्कूल के सामने एक खाली मैदान था और उस खाली मैदान में एक इमली का पेड़ था। स्कूल खत्म होते ही वो हर रोज इमली के पेड़ के पास आती थी। कुछ इमलियां गिरी हुई होती थी, उन्हें उठाकर खाने लगती थी और थोड़े इमली अपने पास रख लेती थी। स्कूल से लौटते वक्त उसे एक बूढ़े बाबा भीख मांगते हुए दिखते हैं। बाबा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, मेरे पास इमली है, मैं ये हर रोज आपको दे सकती हूँ। शालू हर रोज बाबा के कटोरे में इमली रखकर चली जाया करती थी। कुछ सालों बाद शालू की स्कूल की पढ़ाई खत्म हो जाती है और वो स्कूल छोड़ देती है। अब वो बाहर पढ़ने के लिए जाने वाली थी। बाहर जाने से पहले एक दिन वो वापस बाबा के पास आती है। बाबा जी, मुझे माफ कीजिएगा, अब से मैं यहाँ नहीं आ पाऊंगी, ना ही आपको इमली दे पाऊंगी, क्योंकि मेरी स्कूल खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं बाहर पढ़ने जा रही हूँ। जुग जुग जियो बच्ची, खूब नाम करो। शालू पढ़ने बाहर चली जाती है। एक दिन भीख मांगते मांगते वो बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा जा रहा था। तभी एक गाड़ी आती है और उसे टक्कर मार देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। कई साल बीत जाते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करके शालू अपने घर वापस आ जाती है। वही उसकी एक अच्छी नौकरी लग जाती है। अब वो बहुत पैसे कमाने लगी थी। धीरे धीरे उसके घर की स्थिति और भी अच्छी होने लगी थी। शालू अपने पैसे से घर वालों की सभी जरूरत पूरी किया करती थी और छोटी छोटी जिद भी शालू सबकी पूरी किया करती थी। एक दिन शालू की माँ उससे कहती है, शालू बेटा, मैं बहुत दिनों से तुझसे एक बात कहना चाह रही थी। हाँ माँ, बोलिए, क्या बात कहना चाह रही हो आप? बेटा, तेरी उम्र शादी की हो गई है, तुझे अब शादी कर लेना चाहिए। माँ,
अगर मैं चली जाऊंगी तो आप लोग कैसे रह पाओगे? अरे बेटा, हमारा चिंता क्यों करती है? तू अपनी सोच। अब तुझे अपना घर बसा लेना चाहिए। तू पढ़ने गई थी, तब भी तो हम रहते थे, वैसे ही आगे भी रह लेंगे। अब अपने लिए तुझे हमेशा के लिए अपने पास तो नहीं रख सकते। कल ही मैं कुछ लड़कों की तस्वीरें तुझे दिखाती हूँ। कल होकर शालू की माँ कुछ लड़कों की तस्वीरें शालू को दिखाती है। लड़कों से मिलते जुलते अंत में सभी को एक शुभम नाम का लड़का पसंद आ जाता है। कुछ ही महीनों बाद शुभम और शालू की शादी हो जाती है। शादी करके शालू अपने ससुराल आती है। ससुराल में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। उसकी ननद तो सीधी मुंह बात भी नहीं करती थी और उसकी सास हमेशा उसे ताना सुनाया करती थी। घर के सारे काम भी करवाया करती थी, उसके बावजूद भी डांटा करती थी। कैसे लोग हैं यहाँ, कुछ भी कर दो, इन लोगों को कदर ही नहीं, सभी को सिर्फ अपनी ही पड़ी है। इससे अच्छा तो मैं अपने घर में ही रह रही होती। कुछ महीने तक ये सब सहने के बाद शालू सोच लेती है कि अब वो ये बात अपने पति को बता कर रहेगी। एक दिन शालू अपने पति को सारी सच्चाई बताती है। इस घर में कोई भी मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं करता, कोई मुझे पसंद नहीं करता। सासू माँ हर वक्त मुझे ताने मारती रहती है और घर का सारा काम करवाने के बाद भी मुझे सुनाती है। आप ही बताइए, ऐसे में मैं कैसे रह सकती हूँ? अरे शालू, कैसी बातें करती हो? मेरी माँ और बहन बहुत अच्छी हैं, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, तुम नहीं हो तो कुछ समय तो लगता ही है सबके साथ घुलने मिलने के लिए। अच्छा, इसका मतलब आपको भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं है। कोई बात नहीं, अब से मैं आपसे भी कुछ नहीं बोलने वाली। शादी के 1 साल बीत जाते हैं, तभी सालू की सास उसे पौते के लिए ताना मारना शुरू कर देती है। देख शालू, मुझे एक पौता चाहिए, इतना समय हो गया, अब तक तुझे कोई बच्चा नहीं हुआ। सासू माँ कैसी बातें कर रही हैं? अभी तो सिर्फ 1 ही साल हुआ है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे तो एक पौता चाहिए। मैं तो ये बात शुभम से भी कहने वाली हूँ। शालू की सास शुभम से भी एक पोते देने की जिद करने लगती है। एक दिन शुभम शालू से कहता है, चलो शालू, माँ की ये जिद पूरी कर ही देते हैं। कल ही चलकर एक अच्छे डॉक्टर से बात कर लेते हैं। जैसी आपकी मर्जी। अगले दिन वो डॉक्टर से बातचीत करने जाते हैं। डॉक्टर शालू की जांच करते हैं और 2 दिन बाद रिपोर्ट लेकर जाने की बात कहते हैं। 2 दिन बाद शुभम डॉक्टर से रिपोर्ट लेने जाता है तो डॉक्टर उसे बोलते हैं कि कुछ दिक्कतों की वजह से शालू कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुन शुभम को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो रिपोर्ट लेकर घर आता है और सभी को सच्चाई बताता है। सच सुनते ही शुभम की माँ और बहन शालू को बहुत गंदी गंदी बातें बोलने लगती हैं। माँ, इसमें इसकी क्या गलती है? हम बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं, आप इसे क्यों सुना रही हैं? छी शुभम, तुम कैसी बातें कर रहे हो? जरा सोच समझकर बोलो। अगर ये बच्चा नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, हम तेरी दूसरी शादी करवाएंगे, तू चिंता मत कर। शुभम शालू से बहुत प्यार करता था। माँ की ये बात उसे जरा भी पसंद नहीं आती है। माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं कभी किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा और हमेशा शालू के साथ ही रहूंगा। शालू की सास हर रोज शालू को ताने मारने लगती है, कड़वी कड़वी बातें बोलने लगती है। एक दिन शुभम खुद अपने कानों से सारी चीजें सुन लेता है। माँ, अगर आपको शालू से इतनी ही दिक्कत है तो ठीक है, मैं इसे लेकर ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। शुभम शालू को साथ लेकर वो घर छोड़कर चला जाता है और दूसरा घर लेकर रहने लगता है। शालू इस बात को जानकर बहुत दुखी थी कि वो कभी माँ नहीं बन पाएगी और वो हर वक्त इसी चिंता में रहती थी। हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि वो माँ बन जाए। एक रात शालू को सपने में एक पेड़ आता है और उससे कहता है, आओ शालू, मेरे पास आओ। कुछ दिनों तक लगातार शालू के सपने में वो पेड़ आया करता था और उसे अपने पास बुलाया करता था। एक दिन शालू सोचती है, आखिर ये कौन सा पेड़ है
जो मुझे बुला रहा है। मेरी जिंदगी में कौन सी ऐसी पेड़ थी जिससे मैं बहुत जुड़ी हुई थी। तभी शालू को उसके स्कूल के सामने वाली इमली की पेड़ याद आ जाती है। शालू अपने स्कूल के पास वाली मैदान में आती है और इमली की पेड़ के पास जाती है। क्या तुम ही मुझे बुला रहे थे? हाँ शालू, मैं ही तुम्हें बुला रहा था। मैं तुम्हारी समस्या दूर करना चाहता हूँ। तुम्हें याद है, तुम हर रोज एक बाबा को इमली दिया करती थी। तुम्हारे जाने के कुछ सालों बाद एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। मैं उसकी आत्मा हूँ। अब मैं इसी पेड़ में रहता हूँ। ये सब सुन शालू चौंक जाती है। बाबा जी प्रणाम। शालू, तुम माँ नहीं बन सकती, इस वजह से तुम बहुत परेशान रहती हो। मैं ये जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मगर वो कैसे? इस पेड़ से एक इमली तोड़ लो। शालू उस पेड़ से एक इमली तोड़ लेती है। ये एक जादुई इमली है। तुम इस इमली को खाओ, देखना जरूर माँ बन जाओगी। शालू वो इमली को खाती है और पेड़ को प्रणाम कर चली जाती है। कुछ ही महीनों बाद शालू को खुशखबरी मिलती है कि वो माँ बनने वाली है। ये सुन शुभम और शालू बहुत खुश होते हैं। धन्यवाद बाबा जी, ये सब आपकी दी हुई जादुई इमली का कमाल है। शालू को एक प्यारी सी बेटी होती है। अब शुभम और शालू खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगते हैं।